नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं देश और दुनिया। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अफरूल जी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, चंद लाइनें मैंने लिखी हैं जी। कि मैं कहता नहीं कि कब, कहाँ और कैसे दिल दुखा तुमसे। वाह। मैं कहता नहीं कि कब, कहाँ और कैसे दिल दुखा तुमसे, दर्द देने वाले को बिना देखे भी मुस्कुरा देता हूँ। वाह। तो सबको लगता है कि मैं रो देता हूँ या सब कुछ खो देता हूँ। कुछ पत्थर समझते हैं मुझे, न मैं पत्थर हूँ न हर किसी के सामने रोने वाला। एक नन्हा सा परिंदा हूँ, कहता नहीं किसी से कि आंखों की नमी ज्यादा है, शायद यही ना कहने की कमी मुझ में ज्यादा है। अब सर, आज चुनाव आयोग ने अरसे बाद अपनी खामोशी तोड़ी। जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने। लेकिन आज पहली बार मुझे लगा 11 साल में कि गोदी मीडिया में भी पत्रकारिता जिंदा है। राहुल गांधी ने कुछ किया हो ना किया हो, एक काम कर दिया है कि पत्रकारों का जमीर जाग गया। बहुत उम्दा, बहुत। और आज पत्रकारों ने ऐसे ऐसे सवाल किए ज्ञानेश कुमार गुप्ता से, वो लाल टाई वाई लगा के आए थे सफेद बुशर्ट पे, कुछ जवाब नहीं दे पा रहे थे। वो आए बाएं साए, मतलब वही था कि पूछ रहा था आम, बता रहे थे इमली। वो लिपा पोती वाली जो हाँ, और पूरा अधिकारियों राजनीतिक वाली तरीके जबान से। होती है। हाँ वैसे नहीं तो वैसे होता, वैसे नहीं तो हाँ, वैसे पूरा। होता है। और उन्होंने राहुल गांधी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन सांसद विधायक सब नाम लिया। और ज्ञानेश कुमार गुप्ता भूल गए कि उनकी नियुक्ति जो है एलओपी भी, उसमें एक मेंबर होता है जो नियुक्ति करता है, साइनिंग अथॉरिटी होता है। तो सर, क्या कहेंगे आज की पीसी पे? देखिए, आज की पीसी तो बहुत ही हमें शानदार लगी, अच्छी लगी कि हमारे जितने भी पत्रकार थे, जितने भी मीडिया जगत के लोग थे, बहुत साल उनके बाद ऐसा सवाल दिखा। बहुत अच्छे थे। हाँ, किसी के सवाल से ये नहीं लग रहा था कि वो भी, मैनेज है। हाँ, वो वही गोदी मीडिया वाली बात की वो बात पूछो जो कि सरकार के पक्ष में हो। आयोग के, हाँ, वो एक आयोग। गाना था सर, कौन सा था कि तुम जो कहोगे वो वही बात कहेंगे, क्या था सर? जो बात तुम कहोगे वही बात कहेंगे। हाँ हाँ, तो वो तुम वाला दिन को अगर रात कहो कहो रात रात कहेंगे। कहेंगे, वो नहीं था आज। हाँ, वो नहीं था। तो ये देख के खुशी हो रही थी। बड़ा अच्छे अच्छे सवाल थे, बहुत ही हम्म, अच्छे थे। लेकिन हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त जिस तरीके से उसका जवाब दे रहे थे, जी। उसमें ये लग रहा था कि वो अपनी एक सधी हुई जो प्रशासनिक बातें होती हैं आयोग की या अधिकारियों की, हम्म कि वो टेक्निकली उसको ऐसे समझाते हैं कि आदमी आगे कोई सवाल ना करे, और करे भी तो फिर वो पता चला कि वो बहुत लंबी बात हो हम्म जाएगी। तो जिस तरीके से वो अंत में उन्होंने ये कह दिया है कि अपने सवाल जवाब से उनको ये लगा कि हमने सारी जंग जीत ली है। और आखिर में उन्होंने ये कहा कि अब जो है वो राहुल गांधी, या तो, जबकि पत्रकारों ने ये पूछा कि अगर राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं हम्म तो आयोग उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है, हम्म कुछ कह क्यों नहीं रहा। आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारी बातें कह रहे हैं, हम्म लेकिन उनके खिलाफ आप क्या करेंगे अगर मान लीजिए कि सारी बातें गलत हैं। जी। तो आयोग ने ये कहा कि या तो वो सार्वजनिक ये हलफनामा दें, हम्म सबूत लाएं। हम्म आयोग बार बार इस बात को दोहराता रहा कि कोई सबूत नहीं पेश कर रहे हैं राहुल हम्म गांधी, सबूत नहीं पेश कर रहे हैं, ना हलफनामा दे रहे हैं, इसलिए उनकी बातों पर यकीन नहीं किया जा सकता कि वो गुमराह कर रहे हैं लोगों को। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम वोट लेके ही और पार्लियामेंट मेंबर हाँ, बने हैं। राहुल गांधी अपने तरीके से उसको पेश कर रहे हैं। तो अब इसमें ये है कि उन्होंने, आयोग ने अपनी तरफ से तो ये कह दिया है कि या तो इसको वो पेश करेंगे और नहीं तो उनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगना पड़ेगी। हम्म अब देखिए कौन किस पर माफी मांगता है, क्या करता है। लेकिन बहरहाल आयोग की बातों से ये लग रहा था कि वो बहुत ही घबराया हुआ है। हाँ। अच्छा सर, आज राहुल गांधी ने बिहार में शुरू कर दिया है अभियान। नहीं, एक चीज इसमें हम आपसे ये कहना जी। चाहेंगे कि आयोग ने ये कहा कि आ, आप लोग खुद ही सवाल करने लगे हम्म कि पत्रकारों से कि आप ये बताइए कि ये जो हमने एसआईआर किया, स्पेशल जी। इंटेंसिव रिवीजन, तो ये बताइए कि कोई भी चुनाव के पहले ये होना चाहिए कि चुनाव के बाद होना चाहिए। हम्म तो पत्रकारों की तरफ से तो कोई आवाज़ आनी, तो खुद ही बोले कि ये तो चुनाव के पहले होना चाहिए, हम्म कि भाई हम मतदाता सूची को अगर शुद्ध कर लेंगे तो सही से चुनाव होगा। हम्म और जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि अगर इतना था तो इसका मतलब सब गलत चुनाव हुए हैं अभी तक। हम्म तो उसको लेकर के उन्होंने कहा कि हमने इसको, चूंकि बिहार में इलेक्शन होना है तो हमने यहाँ से शुरू किए। हम्म लेकिन आयोग की देखिए चालाकी, हम्म ये कहा लेकिन चुनाव की पूर्व संध्या पर करोगे तुम।
हाँ, और आधार कार्ड का कोई कह जिक्र रहे नहीं किया। हैं कि नवंबर में 2025 में इलेक्शन हो जाना चाहिए, और बाढ़ की स्थिति और है। आप उसको 2-3 महीना पहले करेंगे। हम्म, हाँ, आप पूर्ण ऐन संख्या पर मौके करेंगे, पे, ऐन और मौके पर जब करेंगे। बाढ़ है वहाँ। जब जब बाढ़ है वहां पर, तमाम परिस्थितियां ऐसी हैं, तमाम चुनावी माहौल चल रहा है, उसमें आप ऐसा याद कर रहे हैं। हम्म, अरे आप पहले मान लेते कि अब 2 साल निकल गया तो इलेक्शन का, 3 साल बाद होगा तो लाओ वहां कर जो करा लें। हम्म। तो इस और तरीके आधार का भी जिक्र नहीं किया जो सुप्रीम कोर्ट ने आधार कहा का, है। हाँ, उसने पत्रकार ने पूछा कि इसका मतलब है कि आप आधार से जो मांग रहे हैं, हाँ। तो आगे अगली बार उसका, और कहा भी कि निवास प्रमाण पत्र आधार से ही बन रहे हैं, हम्म, तो इसका मतलब कि अब आप आगे भी आधार को मान्यता देंगे। हम्म। तो उस पर कोई जवाब हाँ, कोई जवाब, उसको गोलमोल कर गए। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या लगाते नहीं। हैं। लेकिन आयोग अपने अपनी समझ से मान रहा है कि हमने जंग जीत ली है, लेकिन उसके चेहरे से आयोग के हाँ, वो मुख्य लगा चुनाव हुआ आयुक्त हार लग गए रहा हैं, है कि राहुल हाँ, गांधी ने उनको कि बड़े प्रेशर में प्रेशर ले और लिया। दबाव में बहुत ही उनकी दोस्ताना बातचीत नहीं लग रही थी। अब सर, आज राहुल गांधी ने सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा शुरू की। हम्म, और आज देखिए टाइमिंग किसी कहते हैं। हम्म, अब ज्ञानेश कुमार गुप्ता को अमित शाह जी ने कहा, मोदी जी ने कहा, गॉड नोज ओनली, हम्म, लेकिन टाइमिंग बहुत परफेक्ट है। हम्म, 2 बजे राहुल गांधी ने पीसी की, अपनी यात्रा शुरू की, और 3 बजे का टाइम ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने अपनी पीसी का रखा कि जितनी गोदी मीडिया है उसे राहुल गांधी को ना दिखाना पड़े, सब ज्ञानेश कुमार गुप्ता को दिखाएं, इसे डिस्कस करें। हाँ। ये है कुछ टाइमिंग सर, संयोग है, प्रयोग है, क्या है सर? नहीं नहीं, ये सब प्लांटेड है, सब रहता है कि उधर से अमेरिका से वो आ रहे हैं कैदी, हाँ, तो चलो कुछ ऐसा करो कि सबका कैमरा उधर घूम जाए, हाँ। उधर ना जाए। लोकसभा में मोदी जी को बोलना है तो 3 हाँ, आतंकवादी मार दिए जाते हैं। हाँ, तो ये सब चला करता है अपने देश के अंदर कि किसी घटना की तरफ से हटाना है ध्यान, हम्म। तो ऐसा कर दो कि लोग इस पर चले जाएं। अब सर, मोदी जी लगातार 12वीं साल लाल किले से, मुगल काल के लाल किले से मोदी जी साफा वफा बांध के आए, और अब तक का सबसे लंबा भाषण हमको याद है 2014 में उनका पहला जो भाषण था वो 65 मिनट का था, हमने निकाला उसको। और 2025 का जो भाषण था 1 घंटा 4 मिनट जी। भाषण दिए वो। नया कुछ नहीं था, एक चीज नहीं मिली उसे। हम्म, उन्होंने 2 चीज बताया कि अब भैया 15,000 रुपया मिलेगा, हम कल से खोज रहे हैं, वेबसाइटें नहीं मिल रही है कि 15,000 रुपया मोदी जी कहे हर बेरोजगार को देंगे। ये वो वाला स्कीम था। ये वाला 15,000 तो नहीं है कि नहीं, वो 15 लाख वाला नहीं है जो निर्मला सीतारमण ने घोषित किया था कि अच्छा। आपको कंपनियों में मिलेगा अच्छा, वो ब्लैक इंटर्नशिप। काला धन ला करके जो देने ना, वाले वो थे। नहीं है ये। तो 15,000 बोले हैं कि फोकट का देंगे। अब हम खोज रहे हैं हम्म, भैया, ऑफिस से जो हमको दिहाड़ी मिलती है उसके अलावा 15,000 मिल जाएगा, काबूरा है, लेकिन वो मिल नहीं रहा है कि 15,000 कहाँ से मिलेगा। दूसरा, कल मोदी जी ने कहा आरएसएस एनजीओ है हम्म, और दुनिया की सबसे बड़ी एनजीओ है। अब सर 2025 में वो कह रहे हैं 1925 में आरएसएस बनी थी, तो हमको तो लग रहा है यही 17 सितंबर का उनका टाइम हो रहा है राम नाम वाला। और मार्गदर्शक मंडल में पहले वो आखिरी जो अधिकारी थे आधिकारिक रूप से थे वो आडवाणी जी थे, उसके बाद कोई गया नहीं मार्गदर्शक में। जेपी नड्डा पिछले साल चुनाव टाइम बोल ही चुके हैं कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा आरएसएस सबसे बड़ी एनजीओ है, उसका रजिस्ट्रेशन, एफसीआरए, अगर विदेश से फंडिंग लेता है तो इनकम टैक्स कहाँ देता है। तो क्या लगता है सर, ये मोहन भागवत को खुश करने के लिए पहली बार 12 साल में चोच खोले हैं विश्वगुरु आरएसएस के बारे में? देखिए जगदीप धनखड़ उनसे बढ़िया थे, वो तो कम से कम चेयर पे बैठ के रोज आरएसएस की तारीफ करते थे। लेकिन एनजीओ है तो एनजीओ का रजिस्ट्रेशन होता है। और मोहन भागवत कहते हैं कि हम सांस्कृतिक संगठन है, हम वैचारिक संगठन है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, भगवान जाने जो जितनी संस्था है, किसान मोर्चा, मजदूर संघ, क्या कहेंगे सर, ये कौन सी टाइप की एनजीओ है? तो देखिए, हमको ये लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है, जो मैं समझ रहा हूँ जी, कि आरएसएस जो है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, जो हिंदुत्व और सनातन धर्म को संस्कृत और उसको की बात करता है, उसके लिए काम करता है, वो एक एनजीओ है। हाँ। एनजीओ की तरह है। हाँ, एनजीओ, अधिकृत एनजीओ जो होता है उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता हाँ। है। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने इसको उसी एनजीओ से मिसाल दी है कि एक एनजीओ की तरह ये काम कर रहा है।
जिसको लेके सोशल मीडिया पर तमाम बातें कही जा रही, कहाँ से ये एनजीओ हो गया। रवीश कुमार जी ने भी अपने से पूछा है कि एनजीओ कब बना, कैसे हाँ बना, क्या बना। तो उस पर व्यापक मतलब उसकी, प्रधानमंत्री ने मोहर लगा दी कि हाँ फंसा दिया, हमको लगता है मोहन हाँ, भागवत को मोहन भागवत को फंसा भी दिया ये कह के। और कि एनजीओ है, बिना हाँ रजिस्ट्रेशन वाली एनजीओ है। हाँ, अब मोहन भागवत जी को ये खुश करने के लिए कहा या फंसाने के लिए कहा या जो भी कहा, हाँ लेकिन मुझे ये लगता है कि चूंकि मोहन भागवत जी ने 75 साल पूरे होने पर, जो होने जा रहा है, हाँ अगस्त खत्म हो रहा है, हाँ, सितंबर आ रहा मोहन है। भागवत जी का भी बर्थडे है। हाँ, तो ये है कि अब ये क्या मतलब उन्होंने ये मौका, जबकि उसमें यहाँ तक कहा गया कि भाई आज़ादी में जौन जौन लोग थे, कौन कौन नहीं था, क्या क्या सारी बातें कही जा रही कि आप वो उस मौके पर वो भाषण दे रहे हैं। हम्म लेकिन ये बहरहाल उन्होंने एनजीओ की तरीके से काम करने के एक अच्छा सरदार संगठन। पटेल ने 3 बार बैन किया था हाँ आरएसएस को। 1955 में, 50 में किया, सबसे पहले जब महात्मा गांधी की हत्या के बाद किया। अब सर एक बड़ी मजेदार बात हुई कल। हम्म, 15 अगस्त को अपने यहाँ तो अखबार नहीं आता है, लखनऊ में दिल्ली का एडिशन निकलता है। हम्म, तो इंडियन एक्सप्रेस मैंने देखा, उसमें एक विज्ञापन लगा है इंडियन ऑयल का। हम्म, उसमें वीर सावरकर की फोटो सबसे बड़ी है विज्ञापन में, गांधी जी की छोटी है, बकिया तो कोई है ही नहीं, ना अम्बेडकर है ना नेहरू जी हैं, और नेहरू जी का नाम रोज लेते हैं। ये बात समझ में नहीं आई, वीर सावरकर नहीं देशों नहीं आजाद कराया उसमें था। जिन्ना है, हाँ जिन्ना भी है, गांधी है, गांधी है, सावरकर जी और है, सावरकर सबसे बड़े हैं। और शायद मेरा ख्याल है चौथा वो है, वो लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भी है, लेकिन सरदार पटेल नहीं है, भीमराव अम्बेडकर नहीं ये है, लोग नहीं, ये नेहरू लोग नहीं है। ये लोग नहीं, पता नहीं किसने क्या उसको तैयार किया, वो कल मैंने भी देखा तो मुझे हाँ हैरत हुई। लेकिन मुझे ये लगा करमवीर जी कि जिस तरीके से मोदी जी ने ये अपने आरएसएस के अच्छे कामों को दावा किया कि कर रहा है जी और बहुत अच्छा है देश के लिए, देश हित में कर रहा है एनजीओ के तरीके से, तो ये मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो ये जताना चाह रहे थे कि हम आरएसएस से नाखुश नहीं हैं। देश में हाँ आरएसएस की अहमियत है, है। और ये नहीं कि मतलब भारतीय जनता पार्टी अकेले चले, जैसा कि नड्डा कह गए थे हाँ कि आरएसएस से जरूरत नहीं तब है। से तो नड्डा नमस्ते हैं। तो ये चीज मुझे लगता है कि इस चीज को कहीं ना कहीं उन्होंने धोने का काम किया है, हाँ कि जो एक मैल लगा ये दिया माई था, बाप हो हमारे यहाँ। नड्डा जी ने जो मैल लगा दिया था, हाँ उसको हमारे मोदी जी ने 15 अगस्त के अपने हाँ 1 घंटा 4 मिनट के विशाल भाषण में। ये कहने की कोशिश की है कि ऐसा नहीं है, आरएसएस की बड़ी ताकत है, आरएसएस जो है कुछ देश है। में, हाँ देश में एक बड़ी ताकत है। तो कुल मिला के भैया 15,000 मोदी जी दे रहे हैं इंटर्नशिप वाला। हम्म, और सर उसमें एक चीज और था कि हर साल निर्मला सीतारमण ने कहा था लोकसभा में हम्म, 1 करोड़ नौकरी देने की। हाँ तो याद है। आरटीआई डाली गई तो कुल मिला के 9,000 नौकरी दी गई है आज तक। 9,000। 1 करोड़ के अगेंस्ट नो, हाँ मतलब 11 इंटू 22 करोड़ होनी चाहिए थी। 10,000 भी नहीं है, और 9,000 नौकरी पूरे हिंदुस्तान में दी गई है अभी तक। 1 लाख का 10वां हिस्सा। हाँ 10वां हिस्सा है। तो 15,000 मोदी जी दे रहे हैं भैया, ले लो, हमका भी बताना, हम वेबसाइट कल से खोल रहे देखिए हैं। जनता अभी इस बात को आदी हो गई है हम्म। कि वो 15-15 लाख मिल रहे हैं, हाँ हम अच्छे जानते दिन हैं। आएंगे, अमित शाह कह देंगे किसी दिन जुमला था। हाँ तो ये, हाँ ये अजीब बात है कि जब फंसो तो कहो जुमला था, हाँ और जब वोट लेना हो तो कहो कि हम तुम्हारे लिए करने जा रहे हैं, हाँ हाँ बिल्कुल। लाडली बहन योजना, फला योजना, और सब उजर सारी योजना बदल देते हैं बाद में। हाँ, और फ्री गैस देंगे, फ्री वो देंगे। हाँ यहाँ तो नहीं अब मिल रहा है। पता सिलेंडर वापस हो गया, गरीबों का पूछो कहाँ गए साहब, कहीं नहीं हो, तो कहीं पता पैसा नहीं। पैसा उसमें लगता है। हाँ बहरहाल कुल मिला के सरकार ये है। सब चल रहा है। हम्म। ब्रजभूषण सिंह अलग तेवर अपना दिखा रहे हैं आजकल। अरे ब्रिजभूषण शरण जी ने कमाल कर दिया भाई। हाँ आज तो जबरदस्त लाइव चलाए हैं वो। नहीं, उन्होंने जो पूजा पटेल ने हाँ विधानसभा में, तो पहले तो पूजा पटेल ने कमाल किया हाँ यूपी योगी की विधानसभा तारीफ में। की। हाँ, योगी जी की तारीफ की कि हमारे पति को मारने वाले हाँ को इन्होंने नेस्त नाबूद कर दिया, मट्टी में मिला दिया, हाँ अतीक। अतीक को हाँ तो मट्टी मिला दिया, और ये मैं उनकी बड़ी आभारी हूँ, बड़ा वो उन्होंने ऐसे जो है माफियाओं का वो किया है, और मैं उनका बड़ा आभार व्यक्त करती हूँ। और पूरा सपा का जो था वो मुंह ताक रहा था, हाँ, उनको निकाल भी दिया लेकिन गया, दूसरे ही दिन उनके खिलाफ जो है कार्रवाई एक्शन हो ले गई। लिया गया।
तो आप देखिए उस पर एक्शन लिया गया, तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद अभी है कि नहीं? नहीं, अपूर्व है, अपूर्व सांसद, उनके सुपुत्र हैं हाँ छोटे वाले। हाँ, लेकिन बहरहाल वो बीजेपी के बड़े लीडर हाँ, हैं। बड़े नेता है। अब ब्रजभूषण शरण ने बाकायदा ये समाजवादी पार्टी के तरह के लिए कहा कि समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल को निकाल करके बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि अनुशासन से पार्टी चलती है। हाँ, प्रवक्ता हो गए आज वो। अनुशासन से पार्टी चलती है, और ये बहुत अच्छा किया। अगर अनुशासन नहीं हुआ तो पार्टी नहीं चली। यानी उन्होंने कहीं ना कहीं योगी जी पे अब हिट किया। अब वो मैं पढ़ करके सुन के बड़ा हैरत में कि यार ये बीजेपी से हाँ, मतलब सपा वाली तारीफ कर रहे मुख्यमंत्री की। वो कई बार पहले भी कर हालांकि चुके हैं। उसकी तो देखिए, उसकी तो पीड़ा थी पूजा पाल की, कि हत्यारे जो थे वो इन्होंने उसको खत्म कराया। हाँ। लेकिन बहरहाल ये कि कोई भी पार्टी में रह करके जो पार्टी को क्रॉस वोटिंग भी किया था पूजा पाल ने राज्यसभा के हाँ, चुनाव के टाइम में, उसी तो समय से निकाली हाँ, जाने वाली संदेह स्थिति तो थी। चल ही रहा था उस पर। मनोज पांडे वांडे के साथ वाली हाँ, टीम थी इनकी। तो 4 लाइन है चलते चलते कि उनकी सोहबत में गए संभले दोबारा टूटे, उनकी सोहबत में गए संभले दोबारा टूटे, हम किसी शख्स को दे दे के सहारा टूटे, ये अजब रस्म है बिल्कुल न समझ आई हमें, प्यार भी हम ही करें दिल भी हमारे टूटे। वाह, आज के लिए बहुत सही, धन्यवाद।